हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ऑडिबल हूं मैं? ओके, तो आज ऐसा करते हैं, पहले जो ट्रायंगल्स वाला पोर्शन बचा हुआ है ना वो खत्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम डाउट्स डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपके पास काफी टाइम मिल गया होगा आपको, इसीलिए मैंने कल की क्लास को शिफ्ट किया था कि आपको टाइम मिल जाए क्वेश्चंस करने के लिए। तो आज की क्लास में पहले तो ट्रायंगल्स करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद पूरी असाइनमेंट्स के जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, जो भी आपके असाइनमेंट के डाउट होंगे वो डिस्कस हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, सर्कल, है ना। जब हमने खत्म किया था तो हम सर्कल कर रहे थे। तो सर्कल में एक चीज और आती है, देखो, सर्कुलर पाथ। सर्कल में एक चीज और आती है, सर्कुलर पाथ। ठीक है, और ये एक ही तरह का होता है क्योंकि सर्कल तो चेंज होना है नहीं। तो सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और इसकी साथ ही सरकमफ्रेंस के साथ साथ एक रोड बनाया है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या बोला जाएगा कि बताओ ये जो रोड बना हुआ है इसका एरिया क्या, सॉरी इसका एरिया क्या रहा होगा। ठीक है, ये जो पाथ बना है, जो सर्कुलर पाथ बना है, इसका एरिया क्या रहा होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा। हमने रेक्टेंगल में देखो काफी अच्छे तरीके से पाथ पढ़े थे। तो ये जो एरिया है ये कैसे निकलेगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। जैसे ये देखो, ये होगा हमारे पास रेडियस। ठीक है, इसके अलावा ये विड्थ ऑफ रोड आपको गिवन हो सकती है, विड्थ ऑफ रोड गिवन हो सकती है। अगर आप रेडियस के साथ विड्थ ऑफ रोड बना दो, रेडियस के साथ अगर विड्थ ऑफ रोड ऐड कर दो, तो जो बड़े वाला हमारे पास इस तरीके से, ये वाला जो बड़े रेक्टेंगल इसका जो रेडियस बनेगा वो आ जाएगा। ठीक है, जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है आर, वो कैसे आएगा, छोटे वाले सर्कल का रेडियस प्लस विड्थ ऑफ रोड। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो रोड का एरिया किस प्रकार से निकलेगा, हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल का जो एरिया होगा, यानी कि पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस कर दोगे पाई आर स्क्वायर, ऐसे निकलेगा ना। एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ कैसे आएगा हमारे पास, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, जो हमने पहले रेक्टेंगल में भी पढ़ा हुआ है। तो यहां से आप ऐसा कर सकते हो कि पाई को कॉमन निकाल लो, तो आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कुलर पाथ का एरिया क्या रहेगा, पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो सर्कुलर पाथ। असाइनमेंट में आपको एक आधा क्वेश्चन इसका मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे उसके ऊपर, पूछ रहे थे कि ये कैसे होगा। तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। छोटा रेडियस आपको गिवन होगा, बड़ा रेडियस कैसे निकलेगा, आर इज इक्वल टू छोटा रेडियस प्लस विड्थ ऑफ रोड। ठीक है, प्लस विड्थ ऑफ रोड। क्लियर हो गया ना, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस आप इसके असाइनमेंट में डाउट्स में हम कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, बस देखिए आधे घंटे का बचा हुआ बस मेंसुरेशन हमारे पास, उसके बाद हम डाउट ही लेंगे। ठीक है, आधे घंटे के बाद डाउट मैं शुरू कर दूंगा। आपके ट्रायंगल्स खत्म करते हैं, ट्रायंगल को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ट्रायंगल्स बहुत कम पूछी जाती है एग्जाम में। तो देखो ये ट्रायंगल्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 6 तरह की ट्रायंगल होती है। 3 होती है साइड बेस्ड, और 3 ही होती है एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड, ठीक है। जो साइड बेस्ड होती हैं उनमें आएगा हमारे पास, पहली ट्रायंगल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल दूसरे नंबर पे आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरे नंबर पे होती है स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलरली एंगल बेस्ड ट्रायंगल जो होती है उसमें पहले नंबर पे आती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल,
ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है राइट एंगल ट्राइंगल, और तीसरे नंबर पे आती है ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। तो कुछ ये ट्राइंगल्स होती है हमारे पास 6, ठीक है। 6 तरह की टोटल ट्राइंगल्स होती हैं, 3 होती हैं साइड बेस्ड और 3 होती है हमारे पास एंगल बेस्ड, ठीक है। तो हमने एक एक करके सारी ट्राइंगल्स का पेरीमीटर और एरिया निकालना है, ज्यादा काम नहीं करेंगे, बस पेरीमीटर और एरिया देखेंगे इनका, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल को, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल को और स्केलर ट्राइंगल को। पहले हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी इन 3 ट्राइंगल्स की, स्केलर ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसको मत लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक एक करके फिर से हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो नंबरिंग में 6 तक नंबरिंग लिखूंगा ट्राइंगल की, ठीक है। और पहली 3 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास 1, 2 एंड 3, एक्यूट, ऑब्टूज एंड स्केलर ट्राइंगल, ठीक है। अब स्केलर ट्राइंगल होती क्या है, देखो थोड़ा मीनिंग समझना कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्राइंगल क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल किसको बोला जाता है। अगर हम बात करें एक्यूट एंगल की, एक्यूट एंगल बोला जाता है जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हो उसको क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। सिर्फ एक्यूट एंगल की बात हो रही है। एक्यूट एंगल किसको बोला जाता है, जो 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल बोला जाता है जो 90 डिग्री के बराबर हो। जो एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है उसको क्या बोला जाता है, राइट एंगल, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल क्या होता है, जो थीटा, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है। जब कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑब्टूज एंगल, ठीक है जी। अब देखो जो ट्राइंगल्स के नाम हैं वो कैसे बनते हैं। जैसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, एक्यूट एंगल आ रहा है मतलब हर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम, ठीक है। जिस ट्राइंगल में हर एंगल 90 डिग्री से कम होगा उसे बोला जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सी ट्राइंगल लिखी हुई है, ऑब्टूज एंगल। अब ऑब्टूज एंगल क्या होता है जी, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है। तो ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल कौन सी होगी, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, इस तरीके से, ठीक है। ये जो थीटा होगा ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्केलन ट्राइंगल, ध्यान से समझना। और ये स्केलन ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ये जो स्केलन ट्राइंगल है ये साइड बेस्ड है, ये साइड बेस्ड ट्राइंगल है, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो साइड के साथ जुड़ी हुई है। और जो जो एंगल बेस्ड ट्राइंगल्स है दोनों, इनकी प्रॉपर्टीज एंगल के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी कोई जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। ऑब्टूज एंगल क्या होता है, जिसके सारे एंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो। और स्केलन ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, नो साइड इज इक्वल, ठीक है। कोई भी साइड इक्वल नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे मान लू कि ये ए है, बी और सी है, या फिर ये ए है, बी और सी है, तो अगर सारी की सारी ये जो ए बी सी है अगर ये इक्वल नहीं है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, हमारे पास स्केलन ट्राइंगल्स रहेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों की, इनकी अगर कोई भी साइड अगर इक्वल नहीं है तो ये दोनों ट्राइंगल्स को भी मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये क्या है, स्केलन ट्राइंगल्स है। समझ गए ना बात को, ये दोनों क्या है, स्केलन ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो कुछ स्केलन ट्राइंगल्स अब एक्यूट एंगल में होंगी, कुछ होंगी ऑब्टूज एंगल में, समझ गए ना बात को। अब नेक्स्ट देखिए, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर कोई साइड इक्वल नहीं है तो कोई एंगल भी इक्वल नहीं होने वाला, एंगल भी कोई भी इसका इक्वल नहीं होगा, ये भी समझना आपने। ये मान लो ए एंगल है, ये बी और ये सी है, तो अगर कोई साइड इक्वल नहीं है तो कोई एंगल भी इसका इक्वल नहीं होगा,
बेटा हरप्रीत सुनो ध्यान से बात। 30, 50, 60 डिग्री इज स्केलन। आपने बोला हो क्या ये स्केलन ट्राइंगल है? पहली बात तो ये ट्राइंगल है ही नहीं, क्योंकि अगर ट्राइंगल बनानी है तो तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो आपका 30, 50 और 60 बन रहा है 140, विच इज नॉट अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है ना, कोई भी ट्राइंगल हो चाहे, क्यों क्या होता है कि जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो किसके बराबर होना चाहिए? 180 के। ये सारे हर एक ट्राइंगल पे लगेगा। क्लियर है ना? तो 90 डिग्री से कम है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक्यूट एंगल कौन कौन सी होगी। ये देखो 70, 60, 50 एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो सकती है। 60, 60, 60 भी एक्यूट एंगल हो सकती है। ठीक है, ये वाली जो ये जो हमारे पास आई है ये एंगल बेस्ड है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल से सारी की सारी 90 डिग्री से कम होना चाहिए बस एंगल। 80, 50, 50 ये भी क्या है हमारे पास? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है बच्चे, राइट एंगल तो मैंने कराया ही नहीं। कहाँ है राइट एंगल? अच्छा, सिर्फ राइट एंगल, जो एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, जो एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है ना वो राइट एंगल होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, इतना मुश्किल चीजें तो है ही नहीं है वैसे भी। देखो फिर से देखो, हम क्या कह रहे हैं? देखो मेंसुरेशन में मैं पढ़ रहा था अभी ट्राइंगल्स। ट्राइंगल क्या होती है? तीन साइड तीन एंगल। ये तो आपको पता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीन होती है साइड बेस्ड ट्राइंगल, तीन होती है एंगल बेस्ड ट्राइंगल्स। मतलब तीन ट्राइंगल्स के नाम जो है वो साइड के ऊपर है, साइड की प्रॉपर्टीज को कंसीडर करके लिखे गए हैं, और तीन ट्राइंगल्स के नाम उसकी एंगल्स की प्रॉपर्टीज को कंसीडर करके लिखे गए हैं। ठीक है ना? बताता हूँ है ना, रुक जाओ अभी, सारा कुछ अभी सीख लोगे 5 मिनट में। चलो देखो, तो क्या करना आपने यहाँ पे, कहाँ थे हम? प्रिंस बताता हूँ, ठीक है सनी साहब, टेंशन ना लेना कोई भी। तो ये हमारे पास आ गया ट्राइंगल्स का, कि जो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और कोई भी जो साइड है वो इक्वल नहीं होगी स्केलन में। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। बाकी अगर हम एक्यूट या ऑब्टूज की कहें तो इनमें साइड का कोई बात नहीं करी मैंने। ठीक है, एक्यूट एंगल और ऑब्टूज एंगल में मैंने साइड की बात नहीं करी है, मैंने एंगल की बात करी है। कि जब एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो उस केस में सारे एंगल 60 डिग्री से, सॉरी, सारे एंगल 90 डिग्री से कम होने चाहिए। और अगर हम बात करें ऑब्टूज की तो सारे एंगल, सॉरी, एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना? ट्राइंगल्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। स्केलन एंगल, स्केलन ट्राइंगल क्या होती है? कोई भी रैंडमली आप कोई ट्राइंगल अगर बना देते हो जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, उसे बोला जाता है स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो उसे बोला जाता है स्केलन ट्राइंगल। ये तीनों एक साथ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इनका पेरीमीटर और एरिया एक ही तरीके से निकलता है। ठीक है, इनका पेरीमीटर और एरिया एक ही तरीके से निकलता है, इसीलिए मैं इनको इसी तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, एक साथ करवा रहा हूँ। तो इसका जो पेरीमीटर होता है ना बच्चे, सिंपल है। पेरीमीटर इसका होगा तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड्स का सम। तीनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है, एक्यूट की भी, ऑब्टूज भी और स्केलन की भी। ठीक है, तीनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है। पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? अब नेक्स्ट दूसरे नंबर पे इसमें आएगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर को हम एस से मान के चलेंगे। और सेमी पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा। तो आधा पेरीमीटर क्या होता है जी? जो पूरा पेरीमीटर होगा उसका आधा डिवाइड बाय 2। ठीक है, पेरीमीटर होगा इसका ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसका? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, उसके बाद इसका एरिया होगा, इसका एरिया निकलेगा हीरोन्स फॉर्मूले से। इसका जो एरिया होगा वो एरिया निकलेगा हीरोन्स फॉर्मूले से। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये होता है जी हीरोन्स फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर एंड ए बी सी आर साइड्स। ठीक है जी। बाकी अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर किसी क्वेश्चन में आपको 3 साइड्स गिवन हो, कि मान लो मैं आपको ये कह दूं कि बताओ किसी ट्रायंगल का एरिया क्या रहा होगा जिसकी साइड्स हैं 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उस ट्रायंगल का एरिया बताओ, उस ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसकी साइड्स क्या है 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। तो जब साइड्स तीनों गिवन होंगी ना, तो उस केस में आप ये मत निकालो कि ये एक्यूट एंगल है या राइट एंगल है या ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। आप सिंपली क्या निकालोगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है, ये पता करने का कोई फायदा नहीं है कि ये कौन सी ट्रायंगल है। आपको क्या पूछा गया होता है कि बताओ इसका एरिया क्या रहा होगा। तो एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल देगा, फॉर एनी ट्रायंगल। ये सिर्फ इन तीनों के लिए नहीं है, बाकी जो बची हुई 3 है उनका एरिया भी निकल सकता है हीरोन्स फॉर्मूले से। बस हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि तीनों साइड्स गिवन होनी चाहिए। तो अगर तीनों साइड्स गिवन है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, आपका एरिया 100% हर बार निकल जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अभी तक हमने सिर्फ एंगल्स के बारे में डिस्कस किया कि जो 3 एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 ट्रायंगल्स मैंने बताई है कि एक्यूट क्या होती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल क्या होती है, और राइट एंगल सॉरी स्केलेन ट्रायंगल क्या होती है। उसका पेरीमीटर कैसे निकलता है, सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, और एरिया कैसे निकलता है। तो एरिया निकलता है इसका हीरोन्स फॉर्मूले से। क्लियर। तो ऐसा करो, इस सबको नोट कर लो और ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो आहूजा ही लगता है आप अभी आए हो। ये मैं रिपीट कर रहा था तीसरी बार अपनी मर्जी से, बिना किसी को कहे, इसीलिए थोड़ा स्पीड से कर रहा था बेटा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट थोड़ा स्लो ही चलेंगे। ठीक है, चलिए पहले वो वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। थर्टीन, 14 एंड 15 सेंटीमीटर हमारे पास साइड्स हैं, तो बताइए इनका एरिया क्या रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ तो चलिए देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सेमी पेरीमीटर तो ये होता है ना, तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, इन सबको प्लस करके पेरीमीटर निकाल के डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 21, ए की वैल्यू है 13, बी की वैल्यू है 14 और सी की वैल्यू कितनी है 15। तो हीरोन्स फॉर्मूला कैसे लगेगा, एरिया कैसे निकलेगा इसका, रूट ऑफ 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। ये देखो ना हीरोन्स फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सोल्व करोगे 21 इंटू 8 आएगा, इंटू 7 एंड इंटू 6, ये रहेगा हमारे पास। आप आगे चाहो तो उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूं मैं। 21 को लिख दिया मैंने 7 इंटू 3, इसको 8 को मैंने लिख दिया 4 इंटू 2, 8 को क्या लिख दिया 4 इंटू 2, और 6 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 7, 7 का 7 ही रहने दिया। ठीक है, देखो 21, 8, 6 और 7, पहले भी ऊपर यही था। अब आपने क्या करना है, देखो 7 से 7 जो है, 2 बार 7 आ रहा है तो एक बार बाहर आएगा, 3 2 बार आ रहा है तो एक बार बाहर आ जाएगा, उसके बाद 4 और ये 2 इंटू 2 क्या होता है 4, तो 4 2 बार 4 है तो एक बार बाहर आ जाएगा, आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई करके बाद में रूट निकालोगे, उससे अच्छा है कि ऐसे इसको फैक्टराइजेशन कर लो और जो दो पेयर बनता है पेयर में से एक बाहर आ जाता है रूट के। ठीक है ना,
तो सबका आंसर बिल्कुल सही आया है, वेरी गुड। जिनका 80 आया है वो प्लीज एक बार चेक कर लो, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या है बच्चे, जैसे देखो 7 2 बार आ रहा है ना रूट के अंदर, तो एक बार बाहर आएगा। 3 2 बार आ रहा है तो वो भी एक बार बाहर आएगा। आगे देखो 4 गुना 2 गुना 2 बचा, तो 4 गुना 2 गुना 2 मतलब 4 गुना 4 हो गया, तो जो 4 गुना 4 भी 2 बार आ रहा है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो आंसर आएगा 84। बेसिक कैलकुलेशन है बच्चे, ये तो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। हाँ जी, कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो बेटा। 7:20 पे क्लास में आ रहे हो, थोड़ा पंक्चुअलिटी पे ध्यान दो, ऑफिसर बनना आपने, कोई पीएन की प्रेपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब वीडियो बाद में देख लेना बाद में। चलिए नेक्स्ट देखो। ऐसा होता है सेमी पेरीमीटर, जो पेरीमीटर निकलेगा उसका आधा, पेरीमीटर का जो आधा होता है उसको बोला जाता है सेमी पेरीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रायंगल राइट एंगल है, कौन सी ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, कौन सी ट्रायंगल ऑब्टूज एंगल है, ठीक है। हालांकि इससे इसका आपके सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नॉलेज ही है, क्या पता क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए। जैसे आपके मन में अगर क्वेश्चन आया तो हो सकता है एग्जामिनर के मन में भी आ जाए कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कौन सी ट्रायंगल क्या रही होगी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम तो सुना ही है, ठीक है जी। तो पाइथागोरस एक्चुअल में एक पर्सनैलिटी थी, फिलोसफर मैथमेटिशियन, जिसने ये बताया था कि साइड को देख के कैसे पता चलेगा कौन सी ट्रायंगल एक्यूट है, ऑब्टूज है या फिर राइट है, ठीक है। ये तीनों चीजें कौन सी ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कौन सी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है और कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है, इन तीनों चीजों का पता साइड को देख के कैसे पता चलेगा, उसका रिलेशन दिया था पाइथागोरस साहब ने, ठीक है जी। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, कि कौन सी ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। पहले ये देखो आप, जैसे मान लो एक ट्रायंगल में ऐसे ड्रॉ करता हूं, आई होप सबको विजिबल होगी, साइज थोड़ा छोटा रखा हुआ है मैंने इसका क्योंकि सामान लिखना है काफी नीचे। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपने हमेशा क्या मान के चलना है कि सी इज इक्वल टू लार्जर साइड, ठीक है। अब हर जगह आपने यही मान के चलना है कि जो सी है वो लार्जर साइड है, सबसे बड़ी साइड क्या है, सी है, ठीक है। तो ए बी सी मैंने एक ट्रायंगल मान लिया और हमें दिख रहा है कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये कंडीशन होती है कि कोई भी ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल कब कब होगी, जब छोटी दो साइड्स के स्क्वायर का सम, छोटी दो साइड्स के स्क्वायर का सम जो है वो बड़ा हो जाए थर्ड साइड के स्क्वायर के सम से। ये रिलेशन होता है जी, छोटी दो साइड्स के स्क्वायर का सम जब भी बड़ी साइड के स्क्वायर के सम से ज्यादा हो जाए तो उस केस में वो बनती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल समझना पहले आप, ठीक है। जैसे पिछला क्वेश्चन जो आपने करा है 13 14 15, अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ कौन सी ट्रायंगल है ये जो 13 14 15 मैंने लिख दिया कि बताओ ये कौन सी ट्रायंगल है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले कि तीनों साइड्स इसकी अलग अलग हैं, तीनों साइड्स इसकी क्या है, अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्केलर ट्रायंगल हुई। पहली बात तो देखो, इसको देख के क्या आएगा कि कौन सी ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल है। और दूसरा क्या बनेगा इसमें कि आप ये पता कर सकते हो कि क्या ये एक्यूट है, ऑब्टूज है या राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो छोटी दो साइड्स का स्क्वायर अगर मैं करता हूं और उसका सम अगर बड़ी वाली से ज्यादा आ जाता है, जो कि आ रहा है देखो 169 प्लस 196 इज मच ग्रेटर देन 225 है ना। तो अगर ये ग्रेटर आ रहा है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो अभी आपने पीछे एरिया निकाला है जिस ट्राइंगल का, वो ट्राइंगल स्केलन तो थी साथ में एक्यूट एंगल ट्राइंगल थी, समझ गए ना बात को, साथ में एक्यूट एंगल ट्राइंगल थी। तो हाँ जी, जिसका डाउट था समझ आ गया ना सभी को अब, ठीक है। प्रिंस का ही था शायद इसका ये डाउट।
हाँ जी बिल्कुल, प्रिंस का ही डाउट था, तो प्रिंस समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट दूसरी वाली देखो, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनती है। राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब आप सभी को पता होगा कि कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कब बनती है, पाइथागोरस थ्योरम, जब बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज के। मतलब छोटी दो साइड्स के स्क्वायर का सम जब तीसरी बड़े वाली साइड के बराबर हो जाता है, तो उस केस में वो क्या बनती है जी, राइट एंगल ट्राइंगल। उस केस में वो क्या बनती है, राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं साइड आपको ये दे दूं 8, 15 और 17, और आपसे पूछूं कि बताओ कौन सी ट्राइंगल है, तो आपका आंसर क्या होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले ऐसे स्क्वायर करना है, छोटी दो का सम और यहाँ पे 17 का स्क्वायर कर दो, तो 289, और ये भी कितना बनता है 289। तो अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगी हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, छोटी दो साइड्स के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड से बड़ा हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो वो ट्राइंगल होती है एक्यूट। अगर बराबर हो जाए तो क्या होगी, राइट। ठीक है, और जो लास्ट ट्राइंगल है थर्ड, ऑब्टूज, उसमें क्या होता है, छोटी दो साइड्स का स्क्वायर का सम जो है वो छोटा रह जाता है बड़ी वाली साइड के, वो छोटा रह जाता है बड़ी वाली साइड के, ये रिलेशन बन जाता है। ठीक है, एक में ग्रेटर होगा सम, एक में बराबर होगा और एक में छोटा रह जाएगा। ठीक है जी, याद रखने का तरीका देखो बड़ा आसान है। जो ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल होती है ना, उसकी लार्जर साइड बहुत ही बड़ी होती है एज कंपेयर टू एक्यूट, एज कंपेयर टू एक्यूट, क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर कंफ्यूजन हुई तो एक्यूट में होगी और ऑब्टूज में होगी। ठीक है, राइट एंगल तो पाइथागोरस है, ये तो पता ही है हमें, है ना। तो आपने कैसे याद रखना है कि थर्ड साइड ग्रेटर कब होएगी, ठीक है, सम लेस कब होगा, जब ऑब्टूज ट्राइंगल होगी, क्योंकि इसकी सी साइड बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, जो ट्रिपलेट्स होंगे ना, देखो कोई भी ट्रिपलेट अगर आप लिखोगे तो वो क्या होगा, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ट्रिपलेट तो हमेशा क्या होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मान लो, क्योंकि मैं करवाने नहीं वाला था, वैसे क्वेश्चन पूछ लिया बस आपने ऐसे तो इसलिए करवा दिया। हालांकि ये सारा ना ज्योमेट्री वगैरह में थोड़ा पूछा जाता है, ऐसे मेंसुरेशन में नहीं आता। मेंसुरेशन में क्या होता है, सिर्फ पेरीमीटर और एरिया, और फालतू कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, चलिए अब हम वापिस आते हैं मेंसुरेशन पे। हाँ जी, चलिए देखिए, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगी राइट एंगल ट्राइंगल। फोर्थ नंबर पे आ जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है जी, राइट एंगल ट्राइंगल को समझो थोड़ा सा। ठीक है, देखो आपके सिलेबस में ज्यादा टॉपिक है नहीं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह टॉपिक नहीं है, ज्योमेट्री वगैरह नहीं है। अगर वो वाले टॉपिक अगर होते तो ये ट्राइंगल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होनी थी, क्योंकि ये जो ट्राइंगल होती है इसी के ऊपर ही बनती है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको बोला जाता है जी परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, या फिर इसको स्लैंट हाइट भी कहा जाता है, स्लैंट हाइट, और इसको हाइट भी कहा जाता है, इसको हाइट भी कहा जाता है। ठीक है जी, बेस को बेस ही कहते हैं, क्लियर है, बेस को बेस ही कहा जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल कब बनती है, जब एक एंगल होता है 90 डिग्री का, जब भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है उस केस में क्या बनती है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, देखो सबसे पहले तो पेरीमीटर की बात करेंगे। तो पेरीमीटर तो सिंपल क्या होगा, सम ऑफ साइड्स, जो कि कभी नहीं पूछेगा वो आपसे,
इसका पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड, साइड का सम होता है जी, ठीक है। तीनों साइड्स का सम कर दो, क्या बन जाएगा, पेरीमीटर, जो कि कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसका एरिया काफी फेमस है। इसका जो एरिया होता है इसका जी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसको प्रूव करना बहुत इजी है। इसके एरिया को प्रूव करना बहुत इजी है। जैसे देखो, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ठीक है, ये इसकी मान लो हाइट और ये इसका मान लो बेस है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बना दूं कुछ, अगर मैं इस तरीके से बना देता हूं तो ये क्या बन जाती है, रेक्टेंगल। तो ये क्या बन जाती है, पूरी की पूरी रेक्टेंगल। और पूरी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब बेस इंटू हाइट होगा। लेकिन पूरी रेक्टेंगल को देखोगे तो बेस इंटू हाइट है। अगर आधी को देखोगे, डायगोनल क्या करता है, बराबर बराबर बांट देता है दोनों पार्ट्स को। तो क्या करेंगे आप, हाफ कर दोगे एरिया निकालने के लिए, आधे का पूछा हुआ है तो वही बन जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रूव हो जाता है, लेकिन जब सिंपली हो रहा हो तो क्यों ज्यादा मेहनत करें, ठीक है ना। तो चलिए, ये होता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक चीज जो आपने हमेशा ध्यान में रखनी है वो क्या है, देखो ध्यान से सुनना, कि जहां भी आपको बेस और हाइट गिवन होगी, कोई भी ट्राइंगल हो, अगर आपको बेस और हाइट गिवन है तो एरिया ऐसे निकल सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब ये वाला फॉर्मूला भी फॉर एनी ट्राइंगल, फॉर एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में यूज किया जा सकता है ये। बस एक शर्त क्या है कि आपको बेस और हाइट का गिवन होना बहुत जरूरी है। जब भी आपको बेस और हाइट गिवन होगी तो एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल नहीं देखनी, फिर चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब ये होगी राइट एंगल ट्राइंगल। फिफ्थ ट्राइंगल की बात करते हैं, क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, ठीक है। फिफ्थ ट्राइंगल है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होती है जी, ठीक है। एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है। कोई भी ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल हो उसको बोला जाता है स्केलन ट्रायंगल। जैसे इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, इसको बी मान लेते हैं क्योंकि ये बेस हो जाएगा। तो जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं उसे बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब ये जो इक्वल साइड्स होती है इन्हें क्या और क्या बोला जाता है, लेटरल साइड्स। लेटरल साइड्स, जो इक्वल साइड्स होती है उन्हें बोला जाता है लेटरल साइड्स, ठीक है। अब देखो जी, मैंने आपको स्केल एंड ट्राइंगल में एक चीज बताई थी कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, कोई भी साइड अगर इक्वल नहीं है तो उसका कोई भी एंगल भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी की कोई साइड इक्वल नहीं है ट्राइंगल में तो एंगल भी इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली वही केस यहाँ पे भी लगता है। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये वाले, ठीक है। इन्हें बोला जाएगा लेटरल एंगल्स, ठीक है। इक्वल साइड्स को बोला जाता है लेटरल साइड्स, और जो इक्वल एंगल होते हैं उनको बोला जाता है लेटरल एंगल्स। हालांकि एंगल्स की ज्यादा बात नहीं करेंगे हम, हमने मेंसुरेशन में सिर्फ पेरीमीटर और एरिया देखना है और वो साइड से आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसका पेरीमीटर तो आसान ही है, ठीक है। इसका पेरीमीटर किस तरीके से निकल जाएगा, 2a+b, ठीक है। उसके बाद आएगी इसकी हाइट, तो हाइट जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे b/2 हो जाएगा और ये भी b/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हाइट का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, √a² माइनस b/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। देखो जी, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये बन जाएगी पाइथागोरस। तो ये
ये इस हाइट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये हाइट है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूं कि जो इसकी हाइट होगी उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर जो कि b/2 है, और उसका रूट। हाँ जी, पता चल गया ना सभी को हाइट कैसे निकलती है, रूट ऑफ a² माइनस b/2 का स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आपको साइड्स गिवन है, आपको मेंशन किया गया है क्वेश्चन में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इस केस में आप पहले क्या करोगे, पहले हाइट निकालोगे इस फॉर्मूले के साथ पाइथागोरस लगा के। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद रखना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट जब ऐसे करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम ऑटोमेटिकली दिख जाएगी आपको, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ जी, पूछ लो अगर अभी कोई डाउट है किसी को, तो इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? हाँ जी, जाग रहे हो सारे, कोई सोया तो नहीं? सर ऐड नहीं होगा फॉर्मूले में, नहीं बच्चे देखो पता है क्या होता है, ये होता है ना फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है, तो पी स्क्वायर क्या होगा, h² माइनस बी स्क्वायर, या फिर p इज इक्वल टू रूट ऑफ h² माइनस बी स्क्वायर, ये बनता है ना फॉर्मूला आगे पीछे करके। हाँ बिल्कुल, रेक्टेंगल में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट ट्राइंगल जो हमारे पास बची है वो देख लो क्या होती है जी। लास्ट ट्राइंगल हमारे पास आएगी जी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है जी। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें, आपको मैं एक चीज बता दूं, जब पंजाब का ही जो पेपर हुआ था 2016 में पटवारी का, आपको याद हो तो आज से 4 साल पहले पटवारी का पेपर हुआ था सितंबर अक्टूबर को, तो उस केस में ना, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पता क्या था, कि साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए, की साइड बोल दी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की ए है, तो बताओ उसका एरिया कितना रहा होगा इन टर्म्स ऑफ ए। सिंपल ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, मतलब फॉर्मूला पूछा हुआ था आपसे, जो मैं अभी लिखवाने वाला हूँ। तो पंजाब का जो लेवल रहता है मेंसुरेशन के केस में, वो बिल्कुल इजी वाला रहता है, ठीक है ना। तो ज्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं होगी, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक और क्वेश्चन आया हुआ था पटवारी के एग्जाम में सेम, कि आपको क्या बोल दिया था कि उसका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पूछा हुआ था, फॉर्मूले पूछे हुए थे, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे हुए थे, क्वेश्चन बहुत इजी पूछे हुए थे, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक पढ़ के जाना मेंसुरेशन, अगर आगे 1-2 क्वेश्चन तो कर लेना उससे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होती है जी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसे बोला जाता है जिसकी हर एक साइड इक्वल हो, उसे कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है उसे बोला जाता है जी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है जी। अब प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे नाम भी सेम ही लिख देता हूं, अगर इनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी क्या होंगे जी, इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। हर एक एंगल क्या होगा, किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के, ठीक है। और सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। अब इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है जी 3a, ठीक है। पेरीमीटर होता है इसका 3a। उसके बाद इसकी जो हाइट होती है, ये इसकी हाइट है मान लो,
इसकी हाइट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जी, ये लास्ट चीज है जो मैं आपको निकलवा रहा हूं, ठीक है। मतलब कि पूरी मेंसुरेशन हमने पढ़ी है, तो ये लास्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ लास्ट थिंग, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं, आपका एक होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए। कुछ ज्यादा नहीं करना आपने। एक तो आपने ये पता करना है कि ये जो हाइट है इसका फॉर्मूला √3/2 ए कैसे बना। एक तो ये फाइंड आउट करना आपने, ठीक है। हाइट किसके बराबर होती है, √3/2 ए की, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जैसे ये a/2 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपने निकालना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। दूसरा, इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4a²। ये भी आपने प्रूफ करना है, ठीक है। ये भी आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। अब मैं क्या चाहता हूं, देखो जितनी शिद्दत के साथ आप मुझे डाउट पूछते हो ना, तो मैं मैसेज कर करके पर्सनली, अब मैं चाहता हूं कि मुझे फिर से मैसेज करो, लेकिन उसमें क्या हो, एक पेज हो और उसमें प्रूफ हो ये कि हाँ भाई मैंने प्रूफ किया है कि हाइट ये और ये एरिया ये होगा, ठीक है। समझ गया ना बात को। मैं चाहता हूं ये प्रूफ करो। और एक एरिया इसका और होता है h² अपॉन √3, मतलब हाइट का स्क्वायर अपॉन √3। तो ये तीन फॉर्मूले मैं आपसे चाहता हूं कि आप प्रूव करके दिखाओ। ये तो मैं तो कर ही दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले मेरी कोशिश मैं यही चाहता हूं कि आप इसको करके दिखाओ पहले एक बार, ठीक है। मैसेज कर देना, ठीक है। फील फ्री टू मैसेज मी। जैसे डाउट्स के लिए बिना सोचे समझे अंधाधुंध मैसेज करते हो ना, वैसे ही इसका भी कर दियो, ठीक है जी। बाकी देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं किसी का अगर रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो हो सकता है कि उसका मैसेज ज्यादा नीचे चला गया हो। तो माइंड मत करना, ये मत सोचना कि किसी का रिप्लाई नहीं किया ऐसे। अगर मैं मैसेज देखूंगा तो मैं पक्का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो और कई बार ऐसा होता है कि देख के मैं छोड़ देता हूँ, कई बार है ना। जैसे अभी क्लास से बाहर गया, आपका डाउट आ गया, मैंने देखा, मैं सोचता हूँ बाद में करूंगा, और बाद में बहुत नीचे चला जाता है मैसेज वो। अगर मैं एक बार रिप्लाई ना करूँ सीन करके भी, तो फिर से मैसेज कर दिया करो कि सर मेरा डाउट था, ठीक है। तो फिर आपका रिप्लाई हो जाएगा। चलिए, तो ये थी हमारी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन होगी यहाँ पे कंप्लीट। सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और अपना ट्रायंगल का मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, क्योंकि होते बड़े सिंपल हैं इसके क्वेश्चन। पेपर में बहुत कम आती है, बट सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। असाइनमेंट में भी इसके मैंने बहुत कम क्वेश्चन रखे हुए हैं। और याद रखना, सबसे मुश्किल ये फॉर्मूला याद करना है, इसमें रूट रूट भी आ गया है, तो अच्छे तरीके से याद कर लेना इन चीजों को। हाइट होती है √3/2a, एरिया इसका होता है √3/4a², और हाइट की टर्म्स में इसका एरिया होता है h²/√3, ठीक है जी। तो चलिए अब डाउट्स की बारी है, ठीक है। डाउट्स की बारी है। मैं क्या करूंगा, देखो 1 से लेके 76 तक सारे डाउट डिस्कस करेंगे आज हम, ठीक है। डाउट डिस्कस करने का बस तरीका देखना, इनको हम क्या करेंगे, 5 शिफ्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कोई भी इस चीज को वायलेट मत करे, बस ये थोड़ा ध्यान रखना। 76 क्वेश्चन है ना, पहले हम देखेंगे 1 से लेके 15 तक, ठीक है। फिर हम देखेंगे 16 से लेके 40 तक, और उसमें क्या होगा, 21 to 30 का कोई डाउट ना पूछे, क्योंकि 21 से लेके 30 तक सारे क्वेश्चन किसके हैं, ट्राइंगल के हैं, ठीक है। तो 21 to 30 डाउट मत पूछना, और 16 से 40 के बीच जो डाउट होगा वो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बनेगी 41 to 55, ठीक है। और लास्ट में 56 to 70, और 6 क्वेश्चन बाद में देखेंगे। तो चार चार ही इसमें हम कंप्लीट करेंगे अपने डाउट्स को, ठीक है जी। तो पहले 1 से लेके 15 तक जो आपको डाउट है, हाँ बेटा वो 3D होती है ना सिद्धू साहब, वो 3D होती है। 3D नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ना, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, एक क्लास में खत्म हो जाएगी वो, ठीक है। तो आप ऐसा करो, जो Q&A होगा चैट में मत लिखना, आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी Q&A, उसमें डाउट लिखो 1 से लेके 15 तक अगर कोई डाउट है तो। और प्लीज रिपीट ना करना, अगर किसी ने 4 लिख दिया होगा ना क्वेश्चन नंबर 4, तो वो दोबारा मत लिखना, ठीक है।
15 क्वेश्चन और 19 मैसेजेस। तो चलिए कोई ना, एक एक करके डाउट लेता हूँ, मैं असाइनमेंट निकाल लेता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 से 15 तक जो आपके डाउट है ना वो लिख रहा हूँ, अगर कोई रह गया हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो इसमें थे आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14। 9, 10, 13 एंड 14। ठीक है, तो ये चीज आप खुद देख लो। 3, 3, 6, 2, 8, पहले 15 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपसे निकले नहीं है। हाँ तो बेटा इन टर्म्स ऑफ हाइट ही होगा ना, अगर एच लिखा हुआ है तो हाइट के टर्म्स में ही होगा ना ये। एरिया इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर √3, तो एच क्या हाइट ही तो है, तो टर्म एच से यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए अब मैसे मुझे करना बंद करो और जल्दी से देखो कैसे सोल्व करना है सबको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि डायगोनल, अरे भाई क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन था बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ, क्लास में पहला क्वेश्चन ही आपने वो पकड़ा है जो क्लास में कराया हुआ है। देखो हाइट कितनी है यहाँ पे 17, और पेरीमीटर गिवन आपको 46, और आपसे पूछा है एरिया क्या होगा। और मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि जब भी कभी आपको डायगोनल गिवन हो तो एरिया निकालना बड़ा आसान है। एरिया निकालना आसान कैसे है, क्योंकि डायगोनल अगर गिवन है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिपलेट फिट हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे 17 वाला ट्रिपलेट क्या होता है, 8, 15 एंड 17 लिखवाए हुए हैं, इसीलिए लिखवाए हुए हैं आपको, ठीक है, कि आपको ये वाली प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो अगर डायगोनल हमारा 17 है तो अदर टू साइड्स क्या रहेंगी, 8 और 15, क्योंकि डायगोनल यूज होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ना, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 15 इंटू 8 120, ये रहेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या होगा हमारे पास। चैट में कोई मैसेज ना करे अब, ठीक है, जितने करने थे कर लिया आपने, ठीक है। रिपीट रिपोर्ट कुछ नहीं करूंगा, अगर फिर भी डाउट रहता है वीडियो दोबारा देख लेना, अगर फिर भी डाउट रहता है तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 12 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड विद ए कारपेट ऑफ 75 सेंटीमीटर वाइड विद ₹20 पर मीटर, विद ₹20 पर मीटर, ठीक है। ये है, तो ये एक मेरे पास रूम है जिसकी लेंथ 12 और ब्रेड्थ कितनी है, 8 है। अब कह रहा है कि मुझे कारपेटिंग करनी है इस रूम की। अब कारपेटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे होगी कारपेटिंग, ठीक है। और जो कारपेट है वो 75 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 75 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि पॉइंट कारपेट की जो विड्थ है जो वो कितनी है, 0.75 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 75 सेंटीमीटर है, तो बच्चे 75 सेंटीमीटर क्या होता है, 0.75 मीटर होता है कि नहीं, ठीक है। 0.75 मीटर कह लो या फिर 3/4 मीटर कह लो, बात तो एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपॉन 100 करके इसको 3/4 बना लेते हैं, तो इसको काट के मैं क्या कर लेता हूँ 3/4 मीटर, ठीक है। अब देखो कारपेटिंग हमेशा कहाँ होती है, एरिया में होती है, ये तो आप सभी को पता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और एरिया कितना है, 12 इंटू 8 96, ठीक है। एरिया कितना है, 12 इंटू 8 96, ठीक है। अब आपको कितना कारपेट चाहिए वो हमें देखना है। कारपेट देखो क्या होता है, आप सभी पंजाब से बिलोंग करते हो तो आपसे बेटर कोई नहीं जानता, क्योंकि कभी ना कभी लंगर हॉल में तो कोई ना कोई गया ही होगा, सभी गए होंगे, है ना। और जिसपे आप बैठते हो टाट, टाट ही बोलते हैं ना सारे के सारे, पूरे पंजाब में टाट ही बोलते हैं कारपेट को, जिसपे बैठ के हम लंगर वगैरह छकते हैं, ठीक है। तो वो वाला टाट की अगर हम बात करें तो उसको जब भी कभी आप परचेज करने जाओगे ना तो वो मीटर्स के हिसाब से मिलता है, लेंथ वाइज, ठीक है। और जो उसकी विड्थ होती है वो सेम रहती है। जैसे विड्थ इसकी कितनी गिवन है, 3/4 मीटर, तो मैं क्या करता हूँ उसकी लेंथ निकाल लेता हूँ। जैसे ये देखो, ये मेरे पास कारपेट है और उसकी विड्थ कितनी है 3/4, और अगर मुझे उसकी लेंथ निकालनी है तो ये है क्या, एक रेक्टेंगल है,
ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया भी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है कि नहीं। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना होगा, एरिया के बराबर, जो कि 96 है हमारे पास। तो यहां से क्या होगा, लेंथ निकल आएगी, कितनी आएगी, 96 इंटू 4/3। तो लेंथ आ जाएगी 128 मीटर। और आपसे पूछा गया है कि बताओ कॉस्ट क्या रही होगी कारपेटिंग की। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी जी, 20 रुपए जो आपको पर मीटर गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो 128 से, आंसर आ जाएगा 2560 रुपीज। आंसर आ जाएगा 2560 रुपीज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। उसने पूछा था फाइंड कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग एट द रेट 20 रुपीज, ठीक है, और रूम कितना था 12 इंटू 8 का। तो कारपेटिंग होती है एरिया में, तो एरिया रहेगा 96 मीटर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग क्या होगा, 20 गुना जो कारपेट की लेंथ होगी। तो लेंथ कैसे निकलेगी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है। तो यहां से मैंने लेंथ निकाली है और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट के साथ। तो कितना आएगा आंसर हमारे पास 2560। आंसर कितना आ जाएगा 2560 रुपए, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आ रहा था, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड ₹125 पर स्क्वायर मीटर इज 900, द लेंथ ऑफ अ ग्राउंड इज 30 मीटर्स, देन व्हाट इज द विड्थ ऑफ ग्राउंड। देखो जी, लेंथ की बात हो रही है कि लेंथ कितनी है 30 मीटर। फिफ्थ क्वेश्चन में लेंथ है 30 मीटर, ब्रेड्थ हमें पता नहीं है, और एरिया कितना गिवन है, देखो 1.25 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 900 रुपए लगे, ठीक है। 1.25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से टोटल 900 रुपए लगे हैं। तो एरिया कितना रहा होगा, 900/1.25, एरिया इतना रहा होगा ना, ठीक है ना, इतना रहा होगा एरिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, मतलब 125/100 ऊपर चला जाएगा, और ये 180 720 बन जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 720/30 विच इज इक्वल टू 24 मीटर। 1.25 रुपए के हिसाब से अगर 900 रुपए खर्चा आ रहा है तो क्या कॉस्ट रहेगी, क्वेश्चन में मेंशन है बेटा। हाँ तो एरिया 12 इंटू 8 देखो ना बच्चे, 12 इंटू 8 ही तो 96 आया है, ये 96 कैसे आया है। और हमें आपको बोला गया है कि सर हाउ डू वी नो दैट इंटायर एरिया कारपेट इज टू बी लेड। तो बच्चे क्वेश्चन में मेंशन है ना, क्वेश्चन पढ़ो तो सही, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे सब पता चल जाएगा। फाइंड कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 12 इंटू 8 मीटर, फाइंड कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूफ 12 इंटू 8 मीटर। तो रूम को कारपेट करना है ना पूरे को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, 5वां क्वेश्चन हो गया हमारा, क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, कि आपको क्या बोल दिया उसने, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5:4, इफ ब्रेड्थ इज 20 मीटर्स लेस देन लेंथ देन फाइंड द पेरीमीटर। देखो जी, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो क्या है 5:4, और उसने क्या बोल दिया है कि जो ब्रेड्थ है वो 20 मीटर कम है लेंथ से, ठीक है, जो बी है वो 20 मीटर कम है एल से। तो कितनी रेशियो में कितना कम है 1, और वैल्यू में कितना कम है 20 मीटर, यही है ना। रेशियो में देखा जाए तो ब्रेड्थ कितना कम है लेंथ से, 1 ही कम है ना। तो इस 1 की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। तो 1 की वैल्यू अगर 20 मीटर है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 80 मीटर, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 मीटर, ठीक है। तो लेंथ आ जाएगी 100 मीटर, ब्रेड्थ आ जाएगी 80 मीटर। आपसे पूछा गया है कि बताओ एरिया क्या है, सॉरी आपसे पूछा गया पेरीमीटर क्या है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो आ जाएगा 2 इंटू 100 प्लस 80। तो आंसर रहेगा आपका 360 मीटर्स। आंसर क्या रहेगा 360 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या कह रहा है वो, द डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन रेशियो 5:2। तो बताओ इनके एरियाज का रेशियो क्या रहा होगा। बच्चे मुझे समझ नहीं आते कि आप कान खोल के पढ़ते भी हो या नहीं, वीडियो आगे आगे करके तो नहीं पढ़ते कहीं। ये तो क्लास में मेरे ख्याल से मैंने पूरा लिख के बताया था कि अगर स्क्वायर हो
है ना। अगर एरिया हो तो स्क्वायर करना है, अगर मान लो अपना वॉल्यूम हो तो क्यूब करना है, अगर याद हो थोड़ा बहुत तो। ये चीजें तो आनी चाहिए आपको, ऐसे कैसे बात बनेगी। डायगोनल का रेशियो 5:2 है, तो एरिया का रेशियो निकालने के लिए स्क्वायर कर दो बस, 25:4। क्वेश्चन नंबर 9। जब भी आपसे एरिया पूछता है और आपको डायगोनल गिवन होता है रेशियो रेशियो में, तो स्क्वायर करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में क्या है था, a park is 16 meter long and 12 meter broad, length of the longest pole can be placed in a park। देखो जी, जहां भी बात लॉन्गेस्ट पोल की हो, ठीक है, लॉन्गेस्ट पोल बोला जाता है डायगोनल को। ये गिवन है ना, ये डायमेंशन आपको गिवन है, आपको पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल इज टू बी प्लेस्ड इन ए पार्क। जो लॉन्गेस्ट पोल होता है वो डायगोनल को बोला जाता है जी, डायगोनल को बोला जाता है लॉन्गेस्ट पोल। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने निकालनी है, पाइथागोरस का यूज करो या फिर आप उसका क्या नाम उसका ट्रिपलेट्स का यूज करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसकी डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 256 प्लस 144, ये 400 होगा, 400 का रूट कितना आ जाएगा 20, तो डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है हमारे पास, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 13 भी और 14 भी, दोनों क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सीधा सीधा आपको क्या बोल दिया 13th क्वेश्चन में कि अ रेक्टेंगुलर लॉन प्लॉट 80 into 60 meter has two roads each 10 meter wide running in the middle of it. One is parallel to length and other is parallel to breadth. Find the cost of graveling it at the rate of 30 rupees per meter। ये है जी 80 एंड दिस इज 60, दो रोड बने हैं इस तरीके से, ठीक है, ये 10 का है, ये भी 10 का है, तो क्रॉस पाथ है ना, तो आपसे पूछा गया है 30 रुपीज पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट बताओ क्या रही होगी। तो पहले तो एरिया ऑफ क्रॉस पाथ निकालो, W इंटू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू, फॉर्मूला बताया हुआ ना आपको ये, तो यहाँ पे बस पुट कर दो वैल्यूज, 80 प्लस 60 माइनस 10, तो 130 इंटू 10 कितना होगा 1300, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1300, आंसर आएगा 39,000 रुपीज। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें क्या ही करना हमने। अब 14th क्वेश्चन भी इसके जैसे ही आप कर लेना खुद ही। 14th क्वेश्चन में रिमेनिंग पाथ पूछा हुआ है, रिमेनिंग एरिया, ठीक है, L माइनस डब्ल्यू इंटू बी माइनस डब्ल्यू, बस पुट करना, आंसर निकल आएगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, पहले 15 क्वेश्चन के डाउट आपके हो चुके हैं क्लियर। हाँ जी, क्रॉस पाथ, सीपी मतलब क्रॉस पाथ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 40 के बीच अगर कोई डाउट है, एक्सेप्ट 21 to 30, ये आपका होमवर्क है। Q&A में लिखना शुरू कर दो, और अगर एक बार लिख दिया किसी ने दोबारा मत लिखना, ठीक है, थोड़े पेशेंस के साथ लिखना। हाँ जी दीप्ति, लिख दो जो आपने लिखना है, Q&A में लिख दो, मैं पढ़ लूंगा उसको। एटीन, 33, 34, 24, 20, 37, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड,
हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी दीप्ति बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर मुझे ना ये फार्मूला के रिगार्डिंग डाउट था एक। जैसे कि आपने एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बताया था थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ और सर जो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 37 था ना, वो आपने क्लास में करवाया था, समझ भी आ गया था। बट सर उसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपने बताया आर्क बाय 2 इंटू रेडियस। तो सर मतलब वही मुझे कंफ्यूजन था कि एक फॉर्मूला ये भी है और दूसरा ये भी है, मतलब वो कैसे। अभी अभी बताता हूँ उसको, ठीक है, बता, म्यूट कर लेना अपने आप को। हाँ जी सर, थैंक यू। अभी बताता हूँ इसका क्या सीन था सारा का सारा। देखो एक्चुअल में तो फॉर्मूला यही होता है, जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है ना, वो होता है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही है, ये तो 100% यही रहेगा। मैं कह रहा हूं कि देखो आर्क और सेक्टर में क्या रिलेशन होता है आपस में, आर्क और सेक्टर का आपस में क्या रिलेशन होता है वो मैंने आपको बताया था कि जो सेक्टर होता है वो होता है जी आर्क ओवर 2 इंटू रेडियस, आर्क ओवर 2 इंटू रेडियस। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपको थीटा की वैल्यू गिवन नहीं होती। जब थीटा की वैल्यू गिवन नहीं होती और उसकी जगह पे आर्क की वैल्यू अगर गिवन है तो सेक्टर कैसे निकलेगा, आर्क अपॉन 2 इंटू रेडियस, सिर्फ उस केस में। ठीक है, चलिए, तो ये आपके डाउट मैंने लिख लिए हैं सारे के सारे। अगर किसी का कोई डाउट रह गया तो प्लीज बता दो एक बार। तो ये मैंने सारे लिख दिए हैं ना, जो भी आपके डाउट थे, शायद किसी का कोई रह तो नहीं गया प्लीज। अच्छा 24 गलती से हुआ है, राइट, ठीक है, मैं 24 को माइनस कर देता हूँ। म्यूट कर लो दीप्ति, किसी का रह गया शायद। तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो 18 कह रहा है जी फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस वन साइड विच इज मेजर 20 एंड डायगोनल इज 24। इस तरीके से होता है डायगोनल, है ना। तो एक डायगोनल 24 है, साइड 20 है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बेटा आपको क्लास में करवाए थे। तो क्या था ये, देखो पूरा डायगोनल अगर 24 है तो ये आधा कितना होगा जी, 12 होगा। यहाँ पे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम या फिर ट्रिपलेट, जो भी आपका मन करे। तो मैं पाइथागोरस ही लगा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन दोबारा नहीं निकला आपसे तो पाइथागोरस अपना ट्रिपलेट भी आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, इस चीज को मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपके बस की बात नहीं है ट्रिपलेट को अप्लाई करना, दिमाग चाहिए होता है उसके लिए। तो 12 और 20 और यहाँ पे क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस p की वैल्यू कैसे आएगी, रूट ऑफ 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। क्लियर, तो ये 400 होगा माइनस 144 होगा, कितना हो गया 256 का रूट, या फिर क्या आ जाएगा 16। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। तो पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा 32, पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा 32। तो एरिया क्या होता है डायगोनल का, इसका रोम्बस का, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। डायगोनल 1 हमें गिवन था 24, डायगोनल 2 हमने 32 निकाल लिया, आधा निकला था। ये जो 16 है वो आधा है, पूरा कितना होगा 32, कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 है और वो भी करवाया हुआ है, डोंट वरी। आप ना पहली क्लास देखना, रोम्बस वाली तो ये तो दूसरी क्लास में है, लास्ट वाली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 सेम करवाया हुआ था कि द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम इज 4 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 90, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होगा, देखो जी, जो एरिया होता है ट्रापेजियम का वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता है जी।
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, फॉर्मूला हो गया ये। अब 19 के टेबल से इसको काट दो, 19 गुना 2 38 और 19 पंजे 95, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 50, 25 गुना 2 50। मतलब जो दो साइड्स हमारे पास होंगी, जो पैरेलल साइड्स है जिसकी वैल्यू पूछी हुई है, उनका सम कितना होगा हमारे पास जी, 50 होगा। बाकी ऑप्शन देख लो, एक ही ऑप्शन है जिनमें सम कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, जिसमें सम कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, बाकी किसी का भी सम 50 हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 है। 33rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आपसे कि a wheel make 1000 revolution in covering a distance of 88 किलोमीटर, then find the radius of a wheel। 33 और 34 दोनों सेम सेम क्वेश्चन है, एक करवाऊंगा एक आपने करना है। ठीक है, 33 में क्या है कि उसने क्या कहा है कि 1000 रेवोल्यूशन लगाने के बाद डिस्टेंस कवर होता है 88 किलोमीटर, तो उस व्हील का बताओ रेडियस क्या रहा होगा। तो कैसे करना हमने ये क्वेश्चन, सबसे पहले देखो, अगर मैं 1 रेवोल्यूशन की बात करूं, 1 रेवोल्यूशन होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये व्हील है मान लो, ठीक है, वो टायर है जो, तो यहां से अगर मान लो घूमना शुरू करे, तो जब ये पूरा एक बार घूमेगा तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 रेवोल्यूशन। लेकिन जब ये पूरा ऐसे घूमेगा तो ये तो सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है, ठीक है कि नहीं, क्या कवर कर रहा है ये, सरकमफ्रेंस। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1 रेवोल्यूशन है वो किसके बराबर है, सरकमफ्रेंस की। ठीक है, ऐसे ही उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 1000 रेवोल्यूशन ऐसे लगाए हैं उसने, और कितना डिस्टेंस कवर किया है, 88 किलोमीटर या फिर 88,000 मीटर। ठीक है, एक रेवोल्यूशन क्या होता है, 2 पाई आर, उसने कहा है 1000 रेवोल्यूशन लगाए हैं और डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 88 किलोमीटर। तो भाई एक रेवोल्यूशन से अगर इतना डिस्टेंस कवर होता है तो 1000 से कितना कवर होगा, 88 किलोमीटर। ठीक है, 88 किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 88,000 मीटर। ठीक है जी, अब मैंने 1000 में कन्वर्ट क्यों किया, मीटर में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये कट जाए, बस मैं चाहता हूं कि ये 3 जीरो कैंसिल हो जाए, फिर आगे काम बड़ा आसान हो जाएगा। रेडियस ही निकालना बस आपको, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 88/44 इंटू 7, तो ये 2 से कैंसिल हो गया हमारे पास जी, तो आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। ये बन जाता है हमारे पास कि जितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। अब यही चीज आप क्वेश्चन नंबर 34 में लगाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यही चीज क्वेश्चन नंबर 34 में लगाओ, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या था, आपको आर्क गिवन है 8, रेडियस गिवन है 5। ठीक है, रेडियस गिवन है 5, तो मतलब क्या है कि जब भी आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछे, मैं अभी बता रहा था इसके बारे में भी, तो सेक्टर क्या होता है जी, आर्क अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या कह रहा है वो आपसे कि देखो जी, पहली बात मैं 40th क्वेश्चन डिस्कस नहीं कराऊंगा, और मुझे गलती से भी मत भेजना ये मैसेज, ठीक है, क्योंकि 40th क्वेश्चन क्लास में करवाया था और आपने 5-5 सेकंड में इसके आंसर दिए थे। तो 38 करवा देता हूँ, क्योंकि 38 मैंने क्लास में नहीं करवाया था। थर्टी क्या कह रहा था, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर फील्ड एंड स्क्वायर इज इक्वल इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 12100, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड विल बी। एरिया देखो आपको क्या बोल दिया है कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 AR, ये हो गया सर्कल और ये हो गया जी स्क्वायर।
दोनों का पेरीमीटर क्या है जी, बराबर है, इक्वल है। फिर आपको क्या बोल दिया कि इसका जो एरिया है ना वो 12100 है। ठीक है, अब एरिया अगर 12100 होगा तो भाई साहब इसका जो साइड है वो कितनी आ जाएगी, 110, क्योंकि रूट करोगे साइड निकालने के लिए, एरिया स्क्वायर होता है तो साइड क्या हो जाएगी 110, तो साइड इसकी 110 है, तो इसका पेरीमीटर, अपना पेरीमीटर कितना हो जाएगा 440, पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका जी 440। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे कि देखो जी, यहां से निकालो आप रेडियस, आर की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो जब आर की वैल्यू निकल आएगी तो उसको पाई आर स्क्वायर में फिल कर देना, आपका आंसर निकल आएगा। इसको पाई आर स्क्वायर में फिल कर देना, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 38 हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 41 से लेके 55, तो फटाफट लिखना शुरू कर दो। 41 से 55, 41, 45, 47, 41, 45, 47, उसके बाद 51, 52, नहीं गुरदीप जी अब बस हो गया, 32 का टाइम निकल चुका है अब। 43, 53, 54, अब बाद में पूछ लेना जो बच गए क्वेश्चन। हाउ टू सॉल्व अंडर रूट ऑफ लार्ज नंबर, भाई साहब क्लास नंबर सेकंड देख लो, उसमें बताया हुआ है। उसके बाद 55 एंड 47, 47 लिखा हुआ है, 55, 55, 49, देखो कुछ रह तो नहीं गया अब। हाँ जी, इनमें से देख लो कुछ रह तो नहीं गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इनको। देखो बेटा 41 तो आज आपने खुद ट्राई करना है ना, क्योंकि इसमें 3 सर्कल होंगे ऐसे, मैं हिंट दे देता हूँ। तो अंदर ये बनेगी इक्वेटरल ट्रायंगल, तो इक्वेटरल ट्रायंगल के एरिया से ये 3 सेक्टर माइनस होंगे। 41 तो आप खुद करने की कोशिश करो एक बार। ठीक है, जिनका 41 डाउट है वो डाउट नहीं है, एक्चुअली ट्राई ही नहीं किया होगा ना अभी, आपको पता ही नहीं चला होगा कैसे करना है वो। इक्वेटरल ट्रायंगल बनेगी उस तरीके से, मैंने बना दी है थोड़ी सी, खुद ट्राई करो ना एक बार पहले। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, 4 इक्वल साइज्ड मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स आर, यार 4 फिर से वही चीज आ रही है ना, फिर से वही चीज आ रही है। 42 में शीट का एरिया कितना है 784, तो उस शीट की साइड क्या होगी 28, यही होगी ना। तो अगर शीट की साइड 28 है तो उसका रेडियस कितना होगा, ऐसे बना होगा ना ये भी, तो ये कितना रहा होगा 14, तो 4 सर्कल बन रहे हैं, तो 6/7 इंटू 14 इंटू 14। यार सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवर्स करके लिखा हुआ है बस। क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 39 सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 42 एंड क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल सेम है। 168 आएगा इसका आंसर। 42 और 39 बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। रिवीजन नहीं कर रहा हूँ बेटा, आपके डाउट ले रहा हूँ शायद।
मैं देख लूंगा, अगर ट्राइंगल के क्वेश्चन होंगे तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। ट्राइंगल वाले आपने खुद पहले ट्राई करने हैं, ठीक है जी, अभी पता चल ही जाएगा हमें सारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में देखो क्या कह रहा है वो। हाँ देखो, इसमें यूनिट है डीएम, डेसीमीटर्स होते हैं वो, ठीक है, मतलब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर्स होते हैं। बस थोड़ा यूनिट्स में मे बी थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा। करते हैं, चलो ट्राई करते हैं इसको। कि एक होल है 40 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड इज टू बी पेव्ड विद स्टोन्स ईच मेजरिंग 6 dm बाय 5 dm, द नंबर ऑफ स्टोन्स इज रिक्वायर्ड। तो देखो जी, ये रूम है 14 मीटर इंटू 15 मीटर, तो इस मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0 0 लगा दो पहले। मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0 0 लगा दो, क्योंकि यूनिट सेम होने चाहिए इस केस में, ठीक है। तो एक स्टोन का जो मेजरिंग है वो 6 × 5। तो आपने क्या करना है कि टोटल एरिया कितना है 400 × 150 डिवाइड बाय एक स्टोन का एरिया कितना है 6 × 5। एक स्टोन का एरिया कितना है 6 × 5, बस ये इसका आंसर है बस, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोन्स निकल आएंगे, नंबर ऑफ स्टोन्स आपके निकल आएंगे, ठीक है। टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन स्टोन, ठीक है। तो आंसर आएगा 30 × 5 और ये 2000 स्टोन्स, 2000 स्टोन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का ये आंसर रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में वो क्या कह रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो जो 47 क्वेश्चन है वो भी 45 जैसा ही है बिल्कुल। इसमें भी आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी, तो ये क्वेश्चन भी आपने ही करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसको भी स्किप करवा रहा हूं मैं, ट्राई करो। टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। 49 कह रहा है साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 50%, तो देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। देखो जी, साइड अगर 50% इंक्रीज होगी तो 50% होता है 1/2, इंक्रीज होगी कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो ये बनेगा 9/4, ठीक है। तो पहले एरिया था 4, अब हो गया 9, तो इंक्रीज कितना हुआ 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 125% विल बी द आंसर, 125% विल बी द आंसर। 49th क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51। 51 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और जो 52 है वो सर्कल का क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन में उसका आंसर निकल जाएगा। जो 52 है ना, अच्छा 49 फिर से रिपीट करूं, बच्चे परसेंटेज में करवाया हुआ है ये। अगर कोई चीज 50% इंक्रीज होती है तो 50% का इंक्रीज फ्रैक्शन कितना होगा 3/2, तो साइड 3/2 हुई है, तो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है ना, तो कितना हो गया 9/4। मतलब इनिशियल एरिया कितना था 4 और फाइनल एरिया कितना हो जाएगा 9। तो कितना इंक्रीज हो रहा है एरिया 5 से, तो 5 से इंक्रीज हुआ आउट ऑफ 4, तो परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 100, सोल्व करोगे तो 125% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52। उसने कहा है कि जो रेडियस है ना वो रिड्यूस कर दिया 9 फ्रॉम 9 to 7। मतलब पहले जो रेडियस था सर्कल का वो 9 था, वो 9 था, बाद में कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं बताओ रेडियस कितना रिड्यूस हुआ होगा। 51 बेटा ट्राइंगल का क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई करो, ट्राइंगल का क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई करो, ठीक है। आज ही तो करिए ट्राइंगल, आज ही डाउट बन गए। तो पहले रेडियस 9 था, फिर साइन 7 कर दिया, बताओ एरिया कितना डिक्रीज हुआ होगा। तो आप ऐसे करो, फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पाई से पाई हो गया कैंसल, तो ये 81 और ये कितना आ गया 49। तो कितना डिक्रीज हो रहा है एरिया 32/81 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, रेशो बना दी, तो यहाँ पे 81 बचा, यहाँ पे 49 बचा, ठीक है। तो एरिया कितना डिक्रीज हो रहा है 81 से 49 हुआ है, तो 32 डिक्रीज हुआ है आउट ऑफ 81 मल्टीप्लाई बाय 100,
ठीक है, बस इसको सॉल्व करो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 81 से अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो 80 मान लेना, कोई बात नहीं है, चलेगा। 0 से 0 कैंसिल, 8 गुना 4 32, तो 40% लगभग इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन में 40% के पास ऑप्शन नंबर 3 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 है 39.5, तो 39.5 विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 39.5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 हो गया, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, 55, 53, 54, 55। यार देखो 53 में पता क्या है कि सर्कुलर वायर, राइट नहीं है, देखो क्वेश्चन चेंज कर लेना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, अ सर्कुलर वायर, राइट लिखा हुआ है, उसकी जगह पे WRITE लिखा हुआ है, वो ऑटो करेक्ट हुआ है। इसका एक्चुअल में क्या आना था, वायर, WIRE, और उसका रेडियस 42 है, और उसको कट कर दिया और बेंड कर दिया, एक रेक्टेंगल बनाया है जिसका रेशियो 6:5 है। तो आपसे पूछा गया स्मॉलर साइड क्या रही होगी रेक्टेंगल की। ठीक है, तो 53rd क्वेश्चन है ये। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, देखो कि भाई देखो, ये जो आपको 42 दे रखा है, साइज दे रखा सर्कुलर वायर का, वो क्या होगा उसका सरकमफ्रेंस। ठीक है, सॉरी वो रेडियस गिवन आपको है ना, एक सेकेंड, जो रेडियस गिवन है ना आपको वायर का, वो कितना है सर्कुलर वायर का, वो है 42। ठीक है, लेकिन जब मैं उसको वेंड करके एक रेक्टेंगल बना दूंगा तब क्या यूज होगा उसका सरकमफ्रेंस, क्योंकि ये 6:5 बनेगा ना। तो ये क्या है, किस्म से सर्कल का, इस सर्कल को ये बनाया ना उसने, तो यूज क्या हो रहा है सरकमफ्रेंस। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले सरकमफ्रेंस निकालूंगा। सरकमफ्रेंस यही होता है ना 2πr, तो सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 44 इंटू 6, 264। ठीक है, तो 264 हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस, और जो जो इसका सरकमफ्रेंस होगा 264, वो इसका भी पेरीमीटर होगा। ठीक है ना, और पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू L प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ये 132 हो जाएगा, और 11x इज इक्वल टू 132, x इज इक्वल टू 12। तो x की जगह पे 12 पुट कर लो, स्मॉलर साइड पूछी हुई है तो 60 आंसर, सॉरी 72, और यहाँ पे स्मॉलर साइड अगर पूछी हो तो 60 आंसर, स्मॉलर पूछी है तो 60, लार्जर पूछी है तो 72। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 53 भी निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54। 54 में वो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन में भी आपको पढ़ने में ही प्रॉब्लम हुई होगी, क्वेश्चन आसानी है जी। कह रहा है अ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल ऑफ ए रेडियस r, इस तरीके से है जी। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, बाहर से घेर लेना किसी चीज को। ठीक है, तो कह रहा है कि उस सर्कल का बताओ क्या पेरीमीटर, उस सर्कल का पेरीमीटर क्या रहा होगा, जो जिसने सर्कमस्क्राइब किया, घेरा हुआ है एक स्क्वायर को जिसका रेडियस r है। ठीक है, अगर इसका रेडियस r है तो डायमीटर कितना होगा, 2r होगा कि नहीं। ठीक है, और जो इसका डायमीटर है वो इसकी एक साइड के बराबर होगा। क्लियर है, तो पेरीमीटर कितना होगा जी, 4 इंटू साइड, यानी कि 8r। है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, मे भी आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हुई होगी, क्वेश्चन बहुत इजी है जी। और 55 फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो ट्राइंगल का क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन जो है वो ट्राइंगल का क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो बहुत से क्वेश्चन निकलवा दिया आपने मुझसे, फिर से 24-25 क्वेश्चन मैंने निकाल दिए, पर मैं खुश हूं इस बात से कि 55 में से 20-22 क्वेश्चन ही मैंने निकाले हैं, बाकी आपने कर लिए हैं। ठीक है, तो अगले वाला फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट ले लूंगा आपके। ठीक है, थोड़ा टाइम निकाल के पहले। तो आपका काम क्या है कि अब जो 56 से लेके 76 तक क्वेश्चन है वो एक बार फिर से अच्छे तरीके से कर लेना, और जिसका जो जो डाउट था पहले ये देखो। ओ बेटे 51, बच्चे 51 है, ट्राइंगल का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई तो कर लो। या अभी डाउट ले लूं, आप क्या करोगे फिर।
क्वेश्चन क्या मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, कहीं क्वेश्चन ना गलत तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। कोई बात नहीं, 68 से आगे वाले मैं खुद करा दूंगा सारे फिर, और क्या है। पहले फिर भी एक बार ट्राई कर लो, एक दिन एक दो दिन और है आपके पास, ट्राई करो अच्छे से। और एक और चीज देखो, कल आपकी करंट अफेयर की क्लास आपको पता है सबको, परसों संडे को आपको छुट्टी होती है, तो मैं चाहता हूँ कि इन 3 दिन में ना फिर से मैथ को सारा रिपीट कर लो जितना भी आपको करवाया है, ठीक है। बाकी यार मुझे ना एक चीज के मैसेज बड़े आ रहे हैं, ये वाला, तो पता नहीं आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हो शायद, उसमें आपको ये क्वेश्चन ओड लग रहा है क्या बहुत, है ना। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, मुझे बताना जरा कितनों ने मुझे मैसेज करा हुआ है और कितनों ने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, रिमाइंडर पूछा हुआ है, क्या रिमाइंडर रहेगा। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे इसके बारे में, पता नहीं कौन है आप वो, ठीक है बच्चे, ये मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मतलब 5 आंसर है इसका, और ये सेकंड का क्वेश्चन है बस। जैसे मान लो अगर आपको अगर मान लो ये कंसेप्ट आता है, तो मैं आपको पता है कैसे समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, कि आपने क्या करना है कि जब भी डिवाइड प्राइम नंबर से होता है तो इसकी साइक्लिसिटी निकालो जो कि 18 होगी, इसको 18 से डिवाइड करो, 1 रिमाइंडर आया तो बस 2019 की पावर 1 अपॉन 19 कैंसिल आउट करोगे तो 5 रिमाइंडर, ये आंसर है इसका। बस उसके लिए थोड़ा सा बेसिक आपको समझाना पड़ेगा, साइक्लिसिटी क्या होती है, बाकी क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये नंबर सिस्टम में सीखेंगे हम, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, जितना टाइम मुझे लगा ना क्वेश्चन निकालने में इतना टाइम ही लगेगा, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। जिसको परसेंटेज रेशियो में डाउट है ना बच्चे, सिंपल सी बात है, हाँ पहले फिर से एक बार लेक्चर देख लेना सारे के सारे, ठीक है, लेक्चर आप फिर से एक बार देख लेना सब सारे के सारे। बाकी मैं 51 क्वेश्चन देख लेता हूँ। कह रहा है कि ट्राइंगल ऑफ द एरिया 9 इंटू वाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ट्राइंगल है उसका एरिया 9 इंटू वाई, ये एक्स नहीं है, ये 9 इंटू है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोल दिया, हैज बीन ड्रॉन सच दैट द एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 6। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 6 है, यही होता है ना, ये किसके बराबर है, 9 इंटू वाई की। तो 6 का 36 और ये 9 से कैंसिल, तो 9√3 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई। क्या पूछा हुआ अब आपसे 51 में, क्या पूछा गया है कि बताओ वैल्यू ऑफ वाई क्या रही होगी, ये रही वाई की वैल्यू। क्यों नहीं आ रहा आंसर, √3 इसका आंसर होगा। √51 का ऑप्शन ठीक तो है, ऐसे ही वो एक्स नहीं है वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, क्लास को मैं करूं खत्म फिर यहाँ पे। देखो यार एग्जाम की अगर बात करें ना, देखो अभी आप ना देखो स्टार्ट है ना अभी, थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि हर एक क्वेश्चन को सेम टाइम लगता है करने में। आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो लेवल ऑफ एग्जाम होता है ना, वो ऊपर नीचे होता है, अप डाउन बहुत होता है वो। अब समझना इस चीज को भी, हम मान के चलते हैं 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। अब इन 40 क्वेश्चंस में से ना 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे, कम से कम 25 क्वेश्चन जो आप 30 सेकंड्स में कर दोगे, मतलब जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट होगा ना, वो वाले क्वेश्चन तो आप 30 सेकंड में कर दोगे। जैसे ये वाला जो मैंने अभी आपको करवाया है, ये वाला क्वेश्चन अभी है क्या, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं है, 10 सेकंड का काम भी नहीं है आपको ये, ठीक है ना, तो इसको तो छोड़ ही दो। ये वाले 25 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, फिर 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, हो सकता है उसमें आपको 1 मिनट लग जाए, ठीक है, 1 मिनट लग जाए। और जो 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होंगे, ठीक है, और वो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मत समझो उसको, ऑन एन एवरेज नहीं करना कि हर क्वेश्चन को 1 मिनट ही देना, निकला तो ठीक है, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे चलो, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा क्वेश्चन आसान है और कौन सा मुश्किल है। क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि ये निकलेगा या नहीं, और ये कब पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, जब पूरा सिलेबस आपका कवर होगा, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी, तब पता चलेगा ये, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन पूछना स्टुपिडिटी है मेरे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। पर्सनली मत लेना मेरी बातों को, ठीक है, मैं जनरली बोल रहा हूँ कि अभी स्टार्टिंग में ये चीजें नहीं करनी, स्टार्टिंग में जितना करवाया जा रहा है बस उतना करते जाओ, ठीक है। बस ये ध्यान रखो कि पढ़ाते टाइम मुझे डिस्टर्ब मत करो, और रात में भी मुझे डिस्टर्ब मत करो, ऐसा ना हो कि सुबह उठना मुश्किल हो जाए मेरे लिए, है ना। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, सर कुछ नहीं है, बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। विद इन टाइम सिलेबस कवर होगा और हर एक चीज कराऊंगा मैं आपको, छोड़ना कुछ नहीं है। और लास्ट में जो लास्ट के 3-4 लेक्चर्स होंगे ना,
उनमें एक वर्कशॉप टाइप ले लूंगा मैं आपकी, जिसमें मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। अभी अभी कोई पार्शियलिटी नहीं, किसी टॉपिक के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी, सबको बराबर पढ़ना है अभी हमने, ठीक है। लास्ट के 3-4 दिन में आपको बता दूंगा कि किस पे आपने फोकस करना है ज्यादा, ठीक है जी। तो क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म, बाकी बचे हुए क्वेश्चन सारे आपने करने हैं। नेक्स्ट फिर मंडे को उसके डाउट ले लूंगा और नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है जी, मेंसुरेशन 3D। चलिए, थैंक यू वेरी मच।